میں ब्याह कर आई तो ससुराल का घर तंग पड़ गया। कमरे कम और अफराद ज़्यादा थे। सास ससुर ने फैसला किया कि हम बेटे और बहू को अलहदा घर में कर देते हैं। चूंकि बंगला नया बना था, ससुर साहब किराए पर वो घर नहीं देना चाहते थे कि किराएदार नए घर को खराब कर देंगे। इस इलाके में सभी बंगले नए थे, आबादी ज्यादा नहीं थी, ज्यादातर प्लॉट खाली पड़े थे। हमारी तरफ के चारों बंगले आबाद थे। पड़ोसी अच्छे हों तो तन्हाई का एहसास नहीं होता। हम भी यहाँ आकर खुश थे। हमारी बाएं तरफ का एक घर खाली था, उसके बाद वाला बंगला आबाद था और उसमें मिसेस आसिम रिहाइश पजीर थीं, जो मेरी हम उम्र थीं, और उनके शौहर एक बैंक में मैनेजर थे। वो सुबह जाते तो 6-7 बजे लौटते। इस दौरान वो भी अकेली होती तो नाश्ते के बाद मेरे पास आ जाती। हम गपशप करते, इकट्ठे चाय पीते या कॉफी पीते। दोपहर का खाना बनाने का वक्त हो जाता तो वो चली जाती। मैं भी किचन में खाने में मसरूफ हो जाती। सफाई वगैरह के लिए मुलाजमा थी, जो 4 बजे तक काम खत्म करने के बाद रुखसत हो जाती। थोड़ी देर अम्मी और बहनों या फिर सास नंद से फोन पर बातें करते वक्त गुजर जाता। इतने में आवाज आ जाती। रात का खाना अक्सर बाहर खाते। जिंदगी ऐसी ही हंसी खुशी रवा दवा थी। एक दिन 10 बजे शब लौटे तो बराबर वाले बंगले में रोशनी देखी। खुशी हुई कि चलो बाएं तरफ का पड़ोस भी आबाद हो गया। सुबह पता चलेगा कि कौन लोग आए हैं बराबर वाले घर में। एक औरत मिसेस तैयब के पास काम करने आती थी। उसका नाम जुलेखा था। वो कभी कभी मेरे घर भी आ जाती। कहती कि बेगम ने आज बिरयानी बनाई थी, आपको भिजवाई है। कभी किसी और बहाने थोड़ी देर को टिक जाती और इधर उधर की बातें करती चली जाती। उस रोज जुमे का दिन था। जुलेखा आ गई और उसने बताया कि आज मिसेस तैयब घर पर नहीं है, शायद मैके चली गई हैं। मैं तो वक्त पर आ गई हूँ, लेकिन उनके गेट पर ताला लगा है। सोचा 2 घड़ी आपके पास बैठ जाती हूँ, शायद वो आ जाएं। जुलेखा, हमारे बराबर वाले घर में कौन लोग आए हैं, कुछ पता है? वो बोली, हाँ मियाँ बीवी हैं, नई शादी हुई है। साहब का नाम कलीम है। साहब सुबह चले जाते हैं और रात को आते हैं। सारा दिन वो अकेली रहती हैं। कभी किसी की बात करने की आवाज नहीं आती। तुम मिली हो उनसे? जी, मुझे बुलाया था घर की सफाई के लिए। ये नई बाजी कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। मैं 4 दिन गई थी, सारा घर साफ कर दिया। अब एक दिन छोड़कर एक दिन घंटे भर को जाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन वगैरह और दीगर काम वो खुद करती हैं। उम्र क्या है उनकी? आपके जैसी हैं, 18 बरस की होंगी, मगर सादा रहती हैं। नई दुल्हन लगती नहीं हैं। बहुत खामोश तबीयत है, ज्यादा बातें भी नहीं करती। फौजिया नाम है उनका। अब उनके घर जाना तो मेरा सलाम कहना। ये भी कहना कभी हमारे घर मिलने आ जाएं, वरना हम वहां आ जाते हैं। जुलेखा ने मेरा पैगाम पहुंचा दिया। फौजिया ने जवाब दिया, जब चाहे आ जाएं, मगर शाम के बाद मेरे शौहर घर होते हैं, मैं उनके साथ बाहर घूमने चली जाती हूँ। मैंने सोचा कि फौजिया नई दुल्हन है, इसलिए कहीं आने जाने से शर्माती है। क्यों ना मैं पहल कर लूं और उससे मिल आऊं। केक मंगवाया। 11 बजे दिन के वक्त मैंने उसके गेट पर बेल बजाई। उसने झरी से देखा और पूछा, कौन है? मिसेस अफ्फाज, मैं आपके बराबर वाले घर से आई हूँ। फौजिया ने दरवाजा खोल दिया और धीमी सी मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया। मैंने गेट का डब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया। इतने रोज हो गए, आप तो आई नहीं। मैं मिलने चली आई। बहुत अच्छा किया, उसने खुश होकर कहा। मैं भी तन्हाई से घबराती थी, लेकिन नई जगह नए लोगों से मिलने से झिझक तो होती है। वो चाय बनाकर ले आई। फौजिया काफी खूबसूरत थी, लेकिन खुश नजर नहीं आती थी। कितने दिन हो गए हैं शादी को? बस थोड़े ही दिन हुए हैं। मैंने कहा, दूसरे शहर में हैं क्या? जी, लाहौर में हैं। तभी तुम उदास लगती हो, मेरे घर आ जाया करो। फौजिया फिर भी हमारे घर ना आई। 2 हफ्ते बाद मैं दोबारा गई। उसे याद दिलाया कि तुमने आने का वादा किया था, तुम आई क्यों नहीं? मिलना जुलना रखना चाहिए। तुम अकेली होती हो और मैं भी, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। वो सर हिलाती रही। हाँ, आप ठीक कहती हैं, मैं जरूर आऊंगी। एक माह और बीत गया। मौसूफा फिर भी ना आई। मुझे क्लिक हुआ। आफात से कहा, बड़ी अजीब औरत है, बहुत प्यार से मिलती है, आने का वादा भी करती है, लेकिन आती नहीं। शायद शौहर इजाजत नहीं देता। तुम उनके शौहर से मिलो तो उनसे कहना कि मेरी बेगम कई बार आपकी बेगम से मिलाई है, मगर वो नहीं आती। क्या वजह है? क्या आपने उन्हें आने जाने से रोका हुआ है? इत्तेफाक से अगले रोज ही कलीम साहब की मुठभेड़ मेरे शौहर से हो गई। दोनों दफ्तर जाने के लिए घरों से निकले थे। मेरे शौहर ने उन्हें सलाम दुआ की और फिर मेरा पैगाम उनके गोश गुजार दिया। वो बोले, मैंने उन्हें नहीं रोका, वो जरा सुस्त हैं, काहली से काम लेती हैं, मैं भेजूंगा किसी दिन।
अगले दिन फौजिया हमारे घर आ गई। कहने लगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि पड़ोस में जाती तुम खुद नहीं हो और लोग तुम्हें मेरा कैदी समझते हैं। वो चंद मिनट मुश्किल से बैठी। मैंने चाय बनाने को मुलाजमा से कहा तो बोली तकल्लुफ ना करें, कलीम घर पर हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर किसी वक्त आऊंगी। यूं वो दोबारा आने का कहकर चली गई। उसके मोहब्बत भरे रवैये पर मैं हैरान रह गई। साहब के मकान के दाएं तरफ वाले घर से एक रोज मिसेस तैयब आए। बताया कि कल उनके घर से फौजिया के रोने की आवाजें आ रही थीं। क्या तुमने सुना है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, शायद मैं सो गई थी। क्या वक्त था? रात के 12 बजे होंगे। अगले रोज मैं फौजिया के घर चली गई। सोचा कि हो सकता है किसी तकलीफ में हो। फौजिया अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी और लग रहा था कि वो बीमार है, आंखें सूजी हुई थी। मैंने पूछा, रात तुम रो रही थी क्या? क्या बात थी? कुछ नहीं, बस पेट में दर्द था। कलीम ने दवा खिलाई तो आराम आ गया और मैं सो गई। फौजिया के बयान से लगा कि जैसे वो झूठ बोल रही हो। ज्यादा कुरेदना मुझे मुनासिब ना लगा। अगले रोज जुलेखा आई, उसने बताया कि कलीम ने रात को फौजिया बाजी को मारा है, जिसे फौजिया बाजी के जिस्म पर नील पड़ गए थे। मैंने इस्त्री गर्म करके टकोर की है, बेचारी हिलजुल भी नहीं सकती। किस वजह से मारा था ये बात जुलेखा को मालूम न थी, वो मुझे क्या बताती। बहरहाल अफसोस हुआ कि बज़ाहिर कलीम साहब ऐसे लगते तो नहीं थे, बहुत मुहज्जब नजर आते थे। अल्लाह जाने क्यों बीवी पर हाथ उठाया। पूछने की नौबत न आई। फिर ये रोज का मामूल हो गया। रोज ही फौजिया के रोने की आवाज आती, जैसे कलीम उसे मारता हो। पता नहीं उनके बीच ऐसा क्या था, क्या झगड़ा चल रहा था जो खत्म होने का नाम ही ना लेता था। मुझसे ना रहा गया। दिन के वक्त मेरे साहब चले जाते थे। मैं फौजिया के घर गई। वो बेसुध पलंग पर लेटी थी, उसे उठा नहीं जा रहा था। जुलेखा ने दरवाजा खोला तो फौजिया की पाइंती बैठी थी। जाते ही पूछा, क्या फिर मारा है? मैंने बहुत अपनायत भरे लहजे में कहा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। कहने लगी, रोज ही मारता है, सारे बदन पर नील पड़ गए हैं। मेरा बदन अब तो फोड़े की तरह दुखता है। आखिर मारने की वजह क्या है? कोई खास वजह नहीं होती। प्यार भी बहुत करते हैं, जरा सी बात पर मूड खराब कर लेते हैं, मारने पर उतर आते हैं, माफी मांग कर मना लेते हैं। ये कैसा प्यार है भाई? ये तो सरासर अजियत पसंदी है। शायद वो नफ्सियाती मरीज है। हमारे साहब तो ऐसा नहीं करते। फौजिया ने मुझे ये कहकर चुप करवा दिया कि छोड़िए इस बात को। कलीम दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, बस गुस्से के तेज हैं। उनका गुस्सा वक्ती होता है। फौजिया के हौसले और सब्र पर मैं उसका मुंह तकती रह गई। एक शाम को उसके बराबर वाली पड़ोसन मिसेज आसिम आ गई। कहने लगी, राबिया फौरन आओ, आज तो वो शक्की इंसान फौजिया को मार ही डालेगा। मुझसे उसकी कराहें बर्दाश्त नहीं हो रही। अब हम लोगों को कुछ सोचना चाहिए। उन्होंने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है। मैं मिसेज आसिम के कहने पर अपने सेहन से लगी दीवार पर कान लगाए खड़ी हो गई तो फौजी की दर्दनाक सिसकियां सुनाई देने लगी और फिर सिसकियां रोने की बुलंद आवाज में तब्दील हो गई। तब लगा किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। देखा, मैंने कहा था ना कि वो उसे मार रहा है। लेकिन मैं अपने शौहर से पूछे बगैर इन हालात में किसी के घर नहीं जा सकती। मैंने उससे साफ मना कर दिया। वो अफसोस करके घर लौट गई। दूसरी सुबह जब वो दफ्तर चले गए, मैं और मिसेस तैयब फौजिया के पास गए। उसकी बुरी हालत थी, मुंह पर नील थे और बिस्तर पर पड़ी थी। हमें देखकर वो बेख्तियार रो पड़ी। ऐसे जालिम आदमी के साथ तुम क्यों रहती हो? मैंने कहा, औरत का कोई ना हो तो वो कहाँ जाए अपने घर के सिवा? ये तुम्हारा घर है या कैद खाना? मिसेस तैयब ने गुस्से से कहा, तुम भी अजियत पसंद हो। मैंने कहा, क्यों नहीं चली जाती? छोड़ दो ऐसे शख्स को। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट करवा देती। पुलिस का नाम सुनकर फौजिया का रंग फक हो गया, परेशान दिखाई देने लगी। मैंने चाय बनाकर उसे पिलाई। उस दिन मुझे उस पर बहुत तरस आया। सोचा कि उसके मैके इत्तला कर दूं, आकर अपनी बेटी को ले जाएं। किस जालिम के हवाले कर दिया है। कम से कम आकर हाल तो देखें। फौजिया ने हमें हर तरह का काम लेने से मना कर दिया तो हम मजबूर होकर अपने घर वापस लौट आए। 2 दिन खामोश रही, लेकिन मेरे दिल को इस मासूम सूरत लड़की का गम बुरी तरह खा रहा था। किसी पल आराम न था। हर लम्हा फौजिया के बारे में मैं सोचती रहती थी। हफ्ता भर जुलेखा नहीं आई। दुआ करी थी कि जुलेखा आ जाए। दुआ कबूल हुई। गेट की बेल बजी, जुलेखा ही थी। वो हंसपे आदत बातें भी करने लगी। बीबी, मैं तो फौजिया बीबी का हाल देखकर बड़ी परेशान हूँ। जाने कैसा आदमी है, उसका हर वक्त मारता रहता है। ऐसा तो कोई जानवरों को भी सलूक नहीं करता। बेचारी की मार खा कर बुरी हालत हो गई है। हाँ जुलेखा, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है। क्या करें, कैसे उसकी मदद करें, जबकि वो किसी बात पर राजी नहीं है, हर बात पे मना कर देती है। अल्लाह जाने क्या मामला है, मेरी तो समझ से बाहर है। हमारा सुकून बर्बाद होकर रह गया है। काश ये लोग हमारे पड़ोस में ना आते, ये घर खाली रहता तो अच्छा था। मैंने सोचा कि उनके घर की सफाई का काम छोड़ दूं। कल की बात है, जब मैं गई तो वो रो रही थी, आंखें सूजी हुई सुर्ख थी।
पूरी रात फिर हमारा झगड़ा हुआ और कलीम ने मुझे बहुत मारा है। पहले मारते रहे, फिर गुसलखाने में ले जाकर नलके के नीचे खड़ा कर दिया और पानी खोल दिया। इतनी सर्दी में भला कोई ठंडे पानी में नहाना बर्दाश्त कर सकता है? वो बुखार में पड़ी है। मैंने अल्लाह का वास्ता देकर पूछा, बीबी मुझे बता दो क्यों झगड़ा होता है रोज रोज, वो क्यों आपट सख्ती करते हैं? बस उसने इतना बताया कि शादीशुदा है और 4 बच्चे हैं उसके, मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। अब कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ मर्जी चली जाओ, लेकिन मैं नहीं जा सकती। मेरा कोई घर नहीं है और ना ही कोई रिश्तेदार, माँ बाप कोई भी नहीं है। मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती। मुझे तो ये कहानी लगती है। जुलेखा, बात कुछ और है, लेकिन हम ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। उनकी अजियत पसंदी अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। बेशक ये उनका घरेलू मामला है, मगर जुल्म की एक हद होती है। मैं चाहती हूँ कि मोहल्ले के सारे मर्द मिलकर उनके पास जाएं और कलीम से पूछें कि वो रोज अपनी बीवी को क्यों मारता है। मैंने अपनी शौहर को मनाकर राजी किया। पहले तो वो राजी ना होते थे। फिर तैयब साहब के हमरा उनसे मिलने चले गए और कहा कि आप हमारे पड़ोसी हैं, बेशक आपका ये घरेलू मामला है, लेकिन हमारा सुकून बर्बाद हो गया है। आखिर आप अपनी बीवी से ठीक तरह से क्यों पेश नहीं आते? बहरहाल उन दोनों ने उसे काफी समझाया कि यहाँ रहना है तो सही तरीके से रहना होगा, वरना आप यहाँ से चले जाएं। ऐसा ना हो कि आपका कोई पड़ोसी पुलिस वालों से ताउन मांगने पर मजबूर हो जाए। इस वाक़े के अगले दिन उन साहब ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। फौजिया को चंद मिनट मौका मिला तो वो मुझसे मिलने आई। गले लगकर बहुत रोई। बोली, आपको मैं अपनी बड़ी बहन जैसा मानती हूँ। दुख सुख गमगुसारी आपसे करती थी, लेकिन अब हम वापस जा रहे हैं। अल्लाह जाने दोबारा कभी आपसे मुलाकात होती है या नहीं। आंसू उसकी आंखों से रवां दवां थे। मेरी आंखों में भी नमी आ गई। फौजिया, जा तो रही हो, कम से कम इतना तो बता दो कि तुम मियाँ बीवी का झगड़ा क्या है। बाजी इंसान खता का पुतला है। मुझसे भी खता हो गई। अपनों को धोखा देकर एक अजनबी पर भरोसा कर लिया। कितना माँ ने रोका था कि कॉलेज से देर से न घर आया करो। अल्लाह जाने क्यों इतनी देर कर देती हो। उन्हें शक हो गया था और माँ का शक सही था। मैं अपने क्लास फेलो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। वो एक अमीर ज़ादा था। मुझे शादी के ख्वाब दिखाकर लूट लिया और एक रोज़ मैं उसके लिए घर से फरार होकर उसके घर पहुंच गई। उसकी माँ ने मुझे सख्त नापसंद किया और खड़े खड़े घर से निकाल दिया। तो उसने कहा, फिलहाल तो मेरे एक दोस्त के घर पनाह ले लो, मैं बाद में हालात को हमवार होते ही तुम्हें अपना लूंगा। उसके दोस्त का नाम कलीम था। उसने फ़ोन करके मुझे उसके हवाले कर दिया। कलीम मुझे अपने साथ ले आया। जिसकी मोहब्बत में मैंने घर छोड़ा था, उसने ही बंगला किराए पर लिया और उसने मुझे यहाँ पनाह दी। बाद में मेरे धोखेबाज महबूब ने अपने दोस्त को कह दिया कि मैं फौजिया से शादी नहीं कर सकता, तुम इसे इसके वालिदैन के हवाले कर दो। वालिदैन के पास नहीं जा सकती थी। मेरे 3 जवान साल भाई हैं, वो मुझे कत्ल कर डालते। वहाँ किस मुंह से लौट कर जाती, जिसकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर मैं भाग गई थी। अल्लाह जाने मेरे बाद उन पर क्या क़यामत गुजरी और कैसे उन्होंने बदनामी को बर्दाश्त किया। कलीम ने मुझे पनाह दी, लेकिन जब उसके दोस्त ने बताया कि मैं कभी फौजिया से शादी नहीं कर सकता, तुम उसे किसी तरह चलता करो, तो वो शशो पंच में पड़ गया। उसने दोस्त को समझाया, मगर उसने कोरा ही जवाब दिया। तो कहा कि चलो तुम्हारे वालिदैन के हवाले कराता हूँ। मैं राजी ना हुई। मुझे उस शख्स से उनसियत हो गई। कलीम मुझे काबिल भरोसा लगता था। मैंने कहा कि तुम मुझसे निकाह कर लो। उसने बताया कि मैं शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप हूँ, तुमसे शादी नहीं कर सकता और मजीद तुम्हें पनाह में भी नहीं रख सकता। कब तक अपने घर बार बीवी बच्चों को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ रहूं, महज तुम्हारी निगरानी की खातिर, और माशरे से झूठ बोलता रहूं कि तुम मेरी बीवी हो, हालांकि तुम मेरी बीवी नहीं हो। तुम अपने वालिदैन के घर जाओ या जहाँ चाहे चली जाओ, बस रोज यही झगड़ा होता है। मैं ढीठ बनकर यहाँ रह रही हूँ। हर रोज वो जाने का कहता है और मैं रोज दरवाजे की चौखट पकड़ लेती हूँ, रोती हूँ। पहले वो धक्के देता है, फिर उसे तरस आ जाता है, लेकिन मुझे मार कर गुस्सा निकालता है। मेरी तकरार है कि मुझसे निकाह कर लो और उसकी तकरार है कि तुम चली जाओ, मेरी जान छोड़ दो। मैं कैसे इस पनाह को छोड़कर चली जाऊं और कहाँ जाऊं? जो पनाह देगा वो सिर्फ मुझसे आर्जी खुशी के लिए कुछ अरसा अपने पास रखेगा। मैं मर जाऊंगी या कलीम से निकाह करूंगी। अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कलीम मुझे अपनी वालदा के पास ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मजबूर होकर माँ को एतमाद में ले लिया है। औरत का दिल नर्म होता है। वो मुझसे निकाह पर रजामंद हो गई हैं। अब उसे अपने वालिद को राजी करना है, क्योंकि कलीम की बीवी उनकी सगी भतीजी है। क्या वो राजी हो जाएंगे? और अगर ना हुए तो उसकी वालदा ने कहा है कि वो अपने शौहर को राजी कर लेंगी। मेरे हक में आप दुआ करना। उसके बाद उसने मुझसे कभी राब्ता न किया। नहीं मालूम उसकी मंजिल उसे मिली या नहीं, लेकिन आज भी मेरे लबों पर उसके लिए यही दुआ है कि अल्लाह करे उसे मंजिल मिल जाए और वो जहाँ हो इज्जत भरी जिंदगी गुजार रही हो। दोस्तों, देखा कि अगर लड़की गलत कदम उठाती है तो उसका नतीजा ऐसा ही निकलता है।
اس لیے میری تمام لڑکیوں سے گزارش ہے کہ خدارا ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی زندگی بھی تباہ ہو جائے اور وہ معاشرے میں شرم سے سر جھکا کر جئیں۔ اور لڑکوں سے بھی یہی کہوں گی کہ خدارا کسی کی بیٹی کو یوں بے آبرو نہ کرو، ورنہ ماں، بہن، بیٹی کے روپ میں یہ شہزادیاں آپ کے گھروں میں بھی ہیں، اور اگر آج کسی کو بے آبرو کرو گے تو دیر نہیں کہ خود بھی یوں ہی ذلیل و خوار ہوگے۔ تو دوستو، امید ہے کہ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میری آواز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی کہانی پر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔